शरीफ बरादरान वो ताल्लुक ख़त्म कर चुके थे, अब दोबारा जोड़ने के लिए आ रहे हैं। सारा जो फ़ायदा उठाया है मुस्लिम लीग नून नहीं उठाया है। हर दौर के अंदर एक तरफ रशिया हमला कर रहा है और हम देख रहे हैं सारी कुव्वतें जो हैं रशिया के खिलाफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। हुकूमत और अपोजिशन दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान महंगाई के बहरान में है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस महंगाई के बहरान पर काबू पाया जाए, लेकिन अपोजिशन चाहती है कि बस अब हुकूमत की ज़रूरत नहीं, इमरान खान साहब जाएं। अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी है। उतना एतमाद नहीं है अपोजिशन को, क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार कि हम कोशिश कर रहे हैं, उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। ये भी दावा करते हैं कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग उनके साथ उनके करीब हैं और वो उनको वोट देंगे। बहरहाल ये गेम किस तरफ आगे बढ़ता है, इस गुब्बारे में कब तक हवा रहती है, हवा निकल जाती है, होता क्या है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है शरीफ बरादरान के हाथ। 22 साल के बाद सियासी राब्ता होने जा रहा है शरीफ फैमिली का चौधरी बरादरान के साथ। ये उस मौके पर टूटा था जब शरीफ बरादरान मुआहदा करके जनरल मुशर्रफ से पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। अब इस तहरीक अदम एतमाद की बैकग्राउंड के अंदर एक ताल्लुक बना है और मौलाना फजलुर रहमान ने वो ताल्लुक बनाने में एक रोल प्ले किया है। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही क्या फरमाते थे शरीफ बरादरान से मुतालिक, क्या कहते थे, क्या उनके जज्बात थे, ज़रा माजी में ले चलता हूँ मैं आपको, सुनिए क्या कहते थे चौधरी परवेज इलाही। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के भी बहुत सारे इस तरह के बयानात हैं जो चौधरी बरादरान से मुतालिक हैं, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब का कोई बयान नशर नहीं हो सकता, पाबंदी है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दोनों तरफ बड़ा सख्त किस्म का टाइम रहा। एक टाइम ऐसा था जब टेलीविज़न नहीं थे, टेलीविज़न चैनल्स, आज़ाद टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, जब मुआहदा करके शरीफ बरादरान चले गए थे और चौधरी बरादरान ने कहा था कि हमें धोखा देकर आप चले गए हैं। अब 22 साल के बाद अब आज ये मुलाकात होने जा रही है। मियाँ इमरान मसूद साहब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ हैं। अमजद अली नियाजी खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सियासत में होता है दोस्त दुश्मन की वजह से करीब आ जाते हैं और दुश्मन का दोस्त होता है या दुश्मन होता है, इस तरह की रिवायत हैं। चौधरी बरादरान के साथ जो ताल्लुक़ रहा, एक बहुत करीब ताल्लुक़ रहा शरीफ बरादरान का, और अब शरीफ बरादरान वो ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे, अब दोबारा जोड़ने के लिए आ रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के अंदर क्या माहौल है? चौधरी बरादरान क्या सोच रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं या ये वाकई अपॉर्चुनिटी है, अदम एतमाद की तहरीक की वजह से एक माहौल बना है तो ठीक है, एडवांटेज एक कुछ ना कुछ तो मिल रहा है इस माहौल के अंदर? देखिए, हम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हम एक ही जमात में थे और काफ़ी अर्सा तक हमने एक ही जमात में रहकर इस मुल्क की खिदमत की। और दरअसल जब 1997 के इलेक्शन हुए और हमें ये कमिटमेंट दी गई थी कि इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही बनेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो था वो मियां नवाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, धोखा दिया। ये बुनियाद बनी उस कह लें नाराज़गी की। और 2002 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये मुल्क को छोड़कर, उस ज़माने में जमात को भी छोड़कर चले गए मुआहदा करके और सऊदी अरेबिया चले गए, और जाते जाते वो आप अंदाज़ा लगाइए कि चौधरी शुजात हुसैन साहेब, शेख रशीद, इजाजुल हक और परवेज इलाही को जमात से निकाल के चले गए और जावेद हाशमी साहब को सदर बना दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। और नाराजगियां तो अपनी जगह मौजूद हैं, आज भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इतने अरसे बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ के घर आ रही है, चौधरी शुजात हुसैन साहिब के घर आ रही है। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहिब और परवेज इलाही साहिब की हिकमत अमली है और ये उनकी एक दानिशमंदी है, उनका एक स्टैंड है जिसकी वजह से तमाम जमातें जो हैं वो उनके घर में आ रही हैं। 100 बिस्मिल्लाह, PMLN आ रही है, आके हमसे बात करें। और आई डोंट नो उनका क्या प्रपोजल होगा और
किस प्रपोजल तो ओपन हो गया है। कल उन्होंने जो गुफ्तगू किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू की है। करने से पहले बताना चाहता हूं कि हम अपने कमिटमेंट पे स्टैंड कर रहे हैं। हम आज रियासत के साथ है, मुस्लिम लीग काफ रियासत के साथ खड़े हैं। हाँ। लेकिन किसी को घर आने से आपको इंसान रोक तो नहीं सकता, लेकिन ये टेक्निकल विक्ट्री है चौधरी परवेज लाई की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की फतह है। और हम चूंकि मेहमान नवाज लोग हैं और वज़ादारी हमेशा दिखाते हैं, तो प्लीज आए, बेशक हमारे घर आए। अच्छा मियाँ साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूँ आपसे। गुजारिश ये है कि आपने तो पूरी बात ही कर दी कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, जैसे कामिल अली आगा साहब ने फरमाया, जिस तरह आपने कहा कि भाई वेलकम, हमारे टेक्निकली फतह है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक के अंदर भी आपने एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली और अब आके वो मामला होगा माफ़ीनामे से शुरू होगा, बात वहीं से उस दुखड़ों से शुरू होगी, बात वहीं से शुरू होगी। 97 में आपने धोखा दिया था, बात वहीं से शुरू होगी, आप 2002 में हमें छोड़ के भाग गए थे, बात वहीं से शुरू होगी, आपने हमारी जो सलाहियत थी उसमें आपने हमें पार्टी से निकाल दिया था। ये सारी बातें तो होंगी ना। देखिए, ये तो मेरा नहीं ख्याल चौधरी शुजात हुसैन साहब में इतनी वज़ादारी है कि वो घर आए किसी एक, चले माफ कर देंगे, आगे बट्टी पाओ, आगे बढ़ो, कहें या उससे सवाल करें। आपको तो ये भी याद होगा कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस बनाए थे वो PMLN ने बनाए थे। हाँ। चाहे वो नैब के केसेस हों, चाहे वो एंटी करप्शन के केसेस हों। जब पुलिस हमारे घरों में आई थी, हमारे वो दफातरों को और हमारे कमरों को फीता लगा के नापते रहे हैं। और एक बहुत बड़ा केस जो पंजाब बैंक वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था। केसेस इन्होंने अपने इक़्तिदार के जमाने में हमारे खिलाफ की थी। और जब हम इक़्तिदार में थे, जब चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई थे, उस जमाने में इनकी मिलें चल रही थी। एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली का कभी भी हमने कभी कह लें अपना कोई पर्चा नहीं होने दिया, ना उनका कोई चलान होने दिया था। ये अपनी अपनी वज़ादारी होती है, अपनी बात। अब देखते हैं किस तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है मियाँ साहब जी, ठीक है, कहना चाहते हैं ठीक है मियाँ साहब। अमजद अली खान नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। नियाज़ी साहब, आपने देख लिया ये किस तरह का मामला है, काफ लीग का और नून लीग का एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुलाकातें हो रही हैं। शरीफ फैमिली अपनी सारी चीज़ें छोड़कर चौधरी बिरादरान के पास जा रही है और आज देखते हैं क्या होता है। आपके ख्याल में ये तहरीक अदम एतमाद की पोजीशन तक, यहाँ तक आने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुस्लिम लीग नून और काफ को मिली है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है, क्या क्या हो सकता है इन दोनों जमातों के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो सारी तवानाइयाँ जो है वो लगा चुकी हैं। अब उनका मिलाना, देखो सियासत में मिलना मिलाना होता रहता है, लेकिन चौधरी बिरादरान इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम अपना जो टेन्योर है 5 साल हैं, क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट किया है, एक कोलिशन पार्टनर के तौर पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी कमिटमेंट पे पक्के हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि साहब जो है उनको हमेशा गवर्नमेंट ने जो है इज्जत भी दी है और उनको जो भी मसाइल है उनको हल भी किया है और मिलना मिलाना लगा रहेगा ना। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इससे पहले भी चौधरी बिरादरान के पास जा चुके हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मियाँ साहबान जो है वो समझते हैं कि हम किसी तरीके के साथ जो है वो गवर्नमेंट को गिराएं, लेकिन अल्लाह ताला करीम है और इनको फिर एक दफा जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी और जो मिठाइयाँ ये इकट्ठी कर रही है वो इधर ही फिर जो है रह जाएंगी इधर ही, तो इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइए कि अभी तो चले मुआहिदा है, वो कहते हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब कि भाई हमारा रियासत से मुआहिदा है, वो ये नहीं कहते इमरान खान से मुआहिदा, कहते हैं रियासत से मुआहिदा है। अच्छा, अब ये मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा 1.5 साल के बाद, तो आने वाले सेटअप में काफ लीग और नून लीग तो फिर बहुत करीब हो सकते हैं इन सारी मुलाकातों के बाद। तो आने वाले दौर में आपको खौफ महसूस हो रहा है कि अगर ये इत्तेहाद कर लेते हैं फिर तो गुंजाइश कम हो जाएगी ना PTI की पंजाब में? पहली तो बात यह है कि हर इलेक्शन पार्टी जो है वो अपने बलबूते पे लड़ती है इलेक्शन, और उसके बाद इलेक्शनों के बाद ही फैसले होते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। उससे पहले तो कभी कोई ये नहीं कह सकता ना कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ नहीं सही है। जो जब आता है तभी फैसले होती हैं, पार्टी पोजीशन आती है कि किसने कितने
वोट उठाए हैं, कितने सीटें उठाई हैं, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है ना। इससे पहले हम भी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आने वाला वक्त ही इसका पता करेगा ना 2023 के इलेक्शन के बाद कि कौन किसके साथ खड़ा होता है नहीं होता। वक्त से पहले कई बातें जो है कभी मैं समझता हूँ कि मुंह को खानी पड़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि इसका इंतजार किया जाए वक्त का। और मैं समझता हूँ बेहतर फैसला भी यही है कि हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के नीचे जो है इलेक्शन लड़े और कहते हैं वेट एंड सी। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक मुख्तसर पार्टी हो गई, बड़ी पार्टी थी मुशर्रफ साहब के दौर में, मुख्तसर हो गई। ये जो मुआहदे हो रहे हैं, इस तरह के ताल्लुक आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह के पीटीआई के साथ मुआहदा है, और अगर ताल्लुक अच्छा हो जाता है मुस्लिम लीग के साथ बुला देते हैं, तो मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होगा काफ लीग को? वो जो सीट्स हैं उसके अंदर कमी ऑलरेडी है, क्या बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट मुस्लिम लीग काफ को क्या नजर आ रहा है सारे सिनेरियो में? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल बेनिफिट की बात है तो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश तमाम मुस्लिम लीगी वर्कर्स की ये रही है कि सारी मुस्लिम लीग जमातें एक हो जाएं। इस पे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने काम भी किया और हमने पीर ऑफ पगारो साहब को हमने इसका इंचार्ज बनाया जीडीए की, आप समझते होंगे। जी जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। मुस्लिम लीग कई हिस्सों में स्प्लिट हुई है, तो अब अगर नून और काफ का आपस में राब्ता होने जा रहा है और कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नजर आती है आइंदा के लिए, हाँ। देखिए, आइंदा के लिए तमाम जमातें जो हैं वो अपनी ऑप्शंस को खुला रखती हैं। ठीक है। कई लोग जो हैं वो इलेक्शन से पहले कोलेशन में चले जाते हैं, कई लोग इलेक्शन के बाद में कोलेशन में चले जाते हैं। पीडीएम भी तो कटी हो गई है ना, हाँ, अगर पीपल्स पार्टी और नून और फजल रहमान सब इकट्ठे हो गए हैं तो ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं जो पीडीएम की शक्ल में। हाँ। इसी तरीके से मैं नहीं देख रहा कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी लेगी हाउस में। आइंदा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कोलिशंस में जाना पड़ेगा, आपको इत्तेहादियों के साथ उनके से बात करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल इस्लामिक पार्टीज हैं, उनसे इंसान बात कर सकता है, सियासी जमात एमक्यूएम से बात हो सकती है, एएनपी से बात हो सकती है, जेयूआईएफ से बात हो सकती है, वगैरह वगैरह बात कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त क्या वेव आती है, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। तो ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। अब देखें, अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इसके अंदर बहुत ज्यादा मुतर्रिक है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ी देर पहले मुल्तान में कहा कि हम एक जरगा बनाने जा रहे हैं और जरगे के अंदर हम तमाम पार्टीज को कायल करेंगे कि वो हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ बैठे और उन्हें मजबूर करें कि पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब इमरान खान का साथ छोड़ें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब जरगा बनाने जा रहे हैं। कल शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, नहीं तो दोबारा बैठेंगे। ये जो जिस सिमत जा रहे हैं मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून तो साथ साथ है, आसिफ जरदारी साहब भी साथ साथ हैं, आपको कितनी देर लगेगी कि तारीख दें कि इस दिन हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो यह सवाल उठाया जा रहा था कि तहरीक अदम इत्तेमाद पीडीएम क्यों नहीं ला रही है, पीडीएम तहरीक अदम इत्तेमाद से क्यों कतरा रही है। अब जब बैठक हो गई पीडीएम की प्लेटफॉर्म से 8 जमातों की और तारीख अदम एतमाद मौजूदा वज़ीर आज़म जो एक गैर मुंतखब मुसल्लत वज़ीर आज़म है के खिलाफ तारीख अदम फैसला हो चुका, तो फिर मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी से किया, साहब ने इसकी हिमायत का ऐलान किया और इसी सिलसिले की कड़ी है बीती के चौधरी बिरादरान के पास मौलाना साहब गए कि देखिए मसला है मुल्क का और मुल्क की मईशत का और 22 करोड़ आवाम का। ठीक है, अगर मसला एक पार्टी की है, एक शख्स की है, वजाहत लिहाजा हमने इधर इस मुल्क में सियासत करनी है और सियासत आवाम की भलाई के लिए और करना है। ठीक है, लिहाजा 4 साल हो गए मौजूदा हुकूमत की तसल्लुत की वजह से और रियासत की जितने भी सुकून है वो सारे चित हो गए, मईशत डूब गई और IMF के हवाले की गई। तो कब तक
हम रियासत पाकिस्तान और ममलकत पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम को बस कुछ डालकर एक शख्स की हुकूमत को सहारा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में आवाम होंगे। ये बातें हुई तो अगर मौलाना साहब आगे जाके अपनी सियासी जरगा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि कौम की मफाद में, मुल्क की मफाद में मौजूदा हुकूमत को तसलसल देना ये मुल्की और कौमी मफाद में नहीं है। इस वजह से मौलाना साहब पहले भी मुतहर्रिक थे, अभी भी और उसमें। अच्छा, मेरा वाहिद सवाल यही है आपसे कि क्या आपने कुछ तय किए तारीख कब तक? बहुत मुतहर्रिक है इतने सालों से, अब अदम एतमाद वाला मामला है तो कोई अंदाजन कोई तारीख बताए। रमजान आ जाएगा 43 दिन के बाद। देखिए ना, तारीख अदम एतमाद हम पेश करेंगे, तारीख कौन सी तारीख होगी ये हमारा काम है। ये पीडीएम में शामिल जमातें और उससे बाहर जो अपोजिशन जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी वगैरह, ये इनका काम है कि हमने कब पेश करना है। ये हमारा काम है। ये हम कुछ चीजों को राज में रखना पड़ता है और जब मौका आता है तो फिर उस बच्चे को मैदान में फेंक दिया जाता है। ठीक है। लिहाजा खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी वो 11 खिलाड़ी के, लेकिन जो उधर 12वां खिलाड़ी है उसको किसको वहाँ उधर जो खिलाड़ी बैठे 5-6 उनमें से किसको खेलना है, किसको नहीं खेलना है, किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं, लिहाजा किस पत्ते को इस्तेमाल करना है, किसको नहीं, ये हम पर छोड़ दें। इंशाल्लाह वक्त आएगा। नहीं, ये तो आपने वैसे जिस तरह से समझाया है ना, क्रिकेट की लैंग्वेज में आपने समझाया किस खिलाड़ी को खिलाना है, 12वें नंबर पे किसको बिठाना है, ये तो तय हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी अब क्रिकेट जो है वो उसकी जबान जो है पॉपुलर है। अच्छा, सिर्फ ये बताइए, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, इनके साथ किस हद तक आप करीब आ चुके हैं अपनी बात को कायल करवाने में? क्योंकि अगर ये नहीं हटते हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है तो सिनेरियो तो फिर नहीं बनेगा। आपकी जो पिछली बहुत सारी कोशिशें थी, ये कोशिश भी नाकाम हो सकती है। आपको अंदाजा है इस चीज का? देखिए, जितने भी अलाई जमातें, PMLQ है, MQM हो, UDA हो या कोई और पार्टियां हो, वो सब बेवतन है और ये 22 करोड़ आवाम के लिए उनका तकदो है। वो सिर पर हाथ रख के क्या मौजूदा हुकूमत की तसलसल से पाकिस्तान को नुकसान होगा या फायदा होगा, 22 करोड़ अवाम का नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या इस हुकूमत के साथ देने में PMLQ मुस्तकबिल इंतखाबात में नुकसान उठाएगी या फायदा उठाएगी? तो लिहाजा अगर अपनी सियासत मुल्की मफाद और कौमी मफाद को सामने रखते हुए फिर PMLQ को, MQM को, इत्तेहादी जमातों को ये फैसला करना जरूरी है कि हमें इमरान खान की मफाद अजीज नहीं है, न उसकी इख्तिदार, हमें मुल्क और कौमी मफाद अजीज है। तो इससे मैं कहता हूँ ये संजीदा क़ियादत है। इंशाल्लाह ये फैसला यही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वही मौजूद हैं। अब्बासी साहब, अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप लोगों की तो कामयाबी है, 22 साल के बाद सियासी तौर पर चौधरी बरादरान के साथ मिलने जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि सारा जो फायदा उठाया है मुस्लिम लीग नून नहीं उठाया है हर दौर के अंदर, चौधरी बरादरान के साथ रहते हुए भी, उनको दूर करते हुए भी। अब एक बार फिर फायदा उठाने के लिए चौधरी बरादरान के करीब जा रहे हैं। क्या ये पॉलिसी सिर्फ फायदे के लिए, सियासत सिर्फ फायदे के लिए? अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन ये वो फायदे नुकसान की गेम नहीं है, ये सियासी मामलात हैं। सियासी मामलात में बातचीत भी होती है, सियासी जमातें एक दूसरे से भी बात करती हैं, लीडरशिप भी एक दूसरे से बात करते हैं और वो बात पाकिस्तान के लिए की जाती है जी। वो पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हालात है उनको ऊपर डिस्कस किया जाता है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लाकानूनीयत है, जो इस वक्त IMF के सामने सिलेंडर कर दिया गया है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो बाकी मामलात हैं, जो फर्जा मामलात हैं, उनको ऊपर डिस्कशन की जाती है कि हम सारे मिलकर पाकिस्तान करते हैं, किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह जो इस वक्त मामला ये जो अब्बासी साहब, मामला ये है कि जो रिश्ता 97 में खराब हुआ था और फिर 2002 में जिस तरह शरीफ बरादरान चले गए थे और जिस तरह डिच हो गए थे चौधरी बरादरान और फिर ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं रहे, तो ये पहले तो उस मामले को देखेंगे ना, बाद में देखेंगे महंगाई, बेरोजगारी, इमरान खान हुकूमत, ये इकोनॉमी, सब कुछ। वो रिश्ता जो टूटा था वहां से जब बनेगा तो फिर वो फायदे वाली बात ही तो है ना उसके अंदर। कोई रिश्ते नहीं होते, नहीं सियासी मामलात हैं। सियासी मामलात में कुछ जाती दुश्मनी नहीं है। सियासी इख्तिलाफात
जमातों के अंदर रहनुमाओं के अंदर होते हैं। हमारा और चौधरी साहबान के सलमान कोई जाति दुश्मनी का मामला। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, आप कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं, अब्बासी साहब से इत्तेफाक करते हैं कि सियासी मामलात हैं, मट्टी पाओ पुरानी बातों को, सियासी मामलात हैं, दिल में जख्म है, जिस्म पे जख्म है, दिमाग में जख्म है, भूल जाओ उसको, आगे बढ़ो। कोई जख्म नहीं। इमरान मसूद साहब, मुल्क की बका के लिए मामलात होते हैं, मुल्क के इस्तेकाम के लिए नहीं, बात सही है, लेकिन 22 साल लगा दिए ना मुल्क की बका के लिए, 22 साल लग गए इसमें मुल्क की बका के लिए। मैं सवाल यही सवाल जो है ना मियां इमरान मसूद साहब से, मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा, उनसे करना चाह रहा हूं। जी मियां साहब। देखिए, सियासी इख्तलाफात तो बिल्कुल हैं, और जो सियासी नुकसानात हुए हैं, जो जख्म है वो बड़े गहरे हैं। हाँ। ये जख्म इतने गहरे हैं कि इन पे मरहम लगाने के लिए, इसके लिए नून लीग को अपनी नीयत को साफ करना होगा। हाँ। जब भी आप सियासत में रहते हैं, कोलिशन में जाते हैं, आपको इक़्तिदार शेयर करना पड़ता है। आपको हर हवाले से आपको अपने साथियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अब देखना ये है कि PMLN जो है वो क्या प्रपोजल लाती है, या किस नीयत के साथ आ रही है, या आज भी वो PMLQ को यूज करना चाह रहे हैं, या आज भी वो PMLQ की पोजीशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। हाँ। या देखना ये है कि वो PMLQ और PTI के हालात को खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, हमने अभी भी असूली फैसला हमने रखा हुआ है कि हम हर दम कोलिशन के हम साथ हैं, कोलिशन के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाज़ी साहब, अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद एक और सिनेरियो है, वो ज़्यादा ख़तरनाक सिनेरियो है। क्या जंग होने जा रही है, रशिया हमला करने वाला यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद क्या दुनिया में बड़ी एक महंगाई आने वाली है, होगा क्या, किस तरह पाकिस्तान इसको फेस करेगा, खित्ते को फेस करेगा, और अफगानिस्तान से मुतालिक भी कुछ फैसले अमरीका ने किए हैं, बड़े अजीब फैसले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दो बड़े फैसले हुए हैं। लगता यह है कि वेडनेसडे को रूस यूक्रेन पे हमला कर देगा। यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर रूस की बड़ी फौजें पहुंच गई हैं। अब अमेरिका, बरतानिया और बहुत सारी यूरोपियन क़ुव्वतें यूक्रेन के साथ खड़ी हैं। रशिया चाहता है उसकी मर्जी की हुकूमत वहाँ बने। सच्चाई क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा फैसला कर लिया है अमेरिका ने। अफगानिस्तान के $7 अरब जो मुंजमद कर दिए गए थे, जो अफगान हुकूमत की मिल्कियत हैं, उसके बारे में फैसला किया है कि ये $7 अरब अब अफगान हुकूमत को नहीं मिलेंगे, तालिबान हुकूमत को नहीं मिलेंगे। 50% इसका पैसा अफगान अवाम के लिए खर्च होगा। 50% पैसा जो 9/11 जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसके जो मुतासरीन 150 के करीब, उनकी फैमिलीज़ में तकसीम होगा। अब ये फैसला, इन दोनों फैसलों के बाद एक कहत की सी सूरत हाल है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। इसका हल निकलेगा क्या, और अगर वॉर होने जा रही है तो सूरत हाल क्या होगी? फिर गैस की और फ्यूल की फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। लेकिन इससे बढ़कर के इंटरनेशनली इसमें होगा क्या? एक नई बड़ी जंग होने जा रही है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं हमारे, जमील अहमद सफ़ीर हैं, अस्सलाम वालेकुम, और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद खान साहब, ये जंग अगर हो जाती है, सब लिख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, दुनिया के सारे पेपर्स लिख रहे हैं कि रूस बहुत एग्रेसिव है और यूक्रेन पर अगर हमला कर देता है तो इम्पैक्ट क्या आएगा दुनिया पर? नहीं, इम्पैक्ट तो सबसे पहले तो कहूँगा कि वो एक भूचाल आ जाएगा, और पहला भूचाल जिस पाकिस्तान भी उससे इम्पैक्ट होगा, दुनिया के बाकी ममालिक होंगे, वो है। आवाज नहीं आ रही जमील अहमद खान साहब की, आवाज उनको तो हो गई है। सर आपकी आवाज हमें ठीक नहीं पहुंच रही है। 150 जी कहिए। आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है मुझे। जी प्लीज, अब आ रही है सर, कहिए। अच्छा जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल हो जाएंगे। गंदम की कीमत बढ़ जाएगी जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए कि यूक्रेन और रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम प्रोवाइड करता है। जो दुनिया की तमाम फाइनेंशियल मार्केट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे चले जाएंगे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में, जिस तरह के गोल्ड हो गया, उसमें इन्वेस्ट करके
और दुनिया के तमाम इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें एक आ जाएगा। एक तो ये रहा। हाँ। दूसरा ये है कि जब ये जंग अगर छिड़ गई, चाहे वो लिमिटेड लेवल की, फुल फ्लैज जंग का होने का एहतमाल कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि नहीं होगी, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन लिमिटेड जो उनकी आपस में स्क्रैमेजेस हैं वो भी अगर उसका भी यही पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे नहीं महसूस होता कि दोनों साइड से अमेरिका हो या रशिया हो और अमेरिकन एलाई ये एक कदम पीछे हटेंगे। अच्छा। इसलिए कि हाल ही एक तो ये कि कल जो उनकी मीटिंग हुई है उसका कोई ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा। और साथ में रशिया मुतालबे पर बिल्कुल मुस्तहकम मजबूत पैरों के साथ खड़ा है कि यूक्रेन की आप हमें नेटो में शामिल नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे, बल्कि रोल बैक करें आप एस्टोनिया से, लैटविया से और से, इनसे जहाँ के ईस्टर्न की कंट्रीज में आप पहले आपने किया है उनसे भी रोल बैक करें। हाँ। और जाहिर है अमेरिकन अगर करते हैं तो अमेरिकन और उनके एलाइज का फ्यूचर का एक प्लान है कि रशिया के चारों तरफ अपनी मिसाइल्स को वहां नष्ट किया जाए और इन तमाम कंट्रीज में नेटो फोर्सेस को फैलाया जाए। तो वो रशिया नहीं चाहेगा और जिसकी तमाम हैं। और इस वक्त जब बात कर रहे हैं तेजी से अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप बताएं कि क्या इस मंजरनामे में एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये रही है कि सब इंतजार कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान रशिया का दौरा करेंगे, उन्हें दावत दी गई और उसकी प्लानिंग हो रही है। एक तरफ रशिया हमला कर रहा है और हम देख रहे हैं सारी कुव्वतें जो हैं रशिया के खिलाफ हैं। पाकिस्तान जा रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी तक प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, मुलतवी भी नहीं हुआ है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान किस साइड पर खड़ा है? पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ है, रशिया के साथ है? और अगर साथ है और खिलाफ है तो पाकिस्तान को बेनिफिट क्या है इस चीज का या नुकसान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजिट शेड्यूल्ड है मेरा ख्याल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जी। देखिए, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है हालिया साल में, इस हद तक कि अब रूस से भी हमें मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अटैक हेलीकॉप्टर मिले थे 2-3 साल पहले और भी बातचीत चल रही है। सो प्राइम मिनिस्टर, और जारी बात है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान में बननी है और सीपैक में रूस की शमूलियत, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अफगानिस्तान का सीपैक ज्वाइन करना और फिर जाना वाया गवादर, वो तमाम चीज़ें ऑन द लाइन है। पाकिस्तान अपनी बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड को भी बढ़ाना चाहता है रूस के साथ। तो पाकिस्तान कभी, मेरा नहीं ख्याल है कि रूस के खिलाफ कोई ऐसी पोजीशन लेगा। हाँ। याद रखें कि रूस की पोजीशन को चीन ने भी उनकी पोजीशन की तायीद की है और पाकिस्तान अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना से होके आए हैं, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी चाइना में थे, वहां पे इमरान खान साहब को मिले। तो पाकिस्तान की पोजीशन पाकिस्तान विल नॉट टेक एनी पोजीशन, मेरा ख्याल है, व्हिच गोज अगेंस्ट रशियन इंटरेस्ट। हाँ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम अमेरिका की पोजीशन के खिलाफ हैं और अमेरिका को ऑल आउट ओपनली हम उनके खिलाफ, मेरा ख्याल है, कोई पोजीशन भी नहीं लेंगे। तो एक किस्म का आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पाकिस्तान की जो इफेक्ट आना है अगर वहां पे जंग छिड़ जाती है और रूस वाकई यूक्रेन पे हमला करता है, हाँ। और नेटो और रूस के दरमियान जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली मर्तबा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर अगर वहां पे जंग होती है यूक्रेन के ऊपर एंड नेटो फोर्सेस आल्सो गेट इन्वॉल्व, तो जाहिर बात है अभी आपने इफेक्ट देख लिया कि अनसर्टेनिटी की वजह से और डर के मारे ऑलरेडी जो ऑयल, इंटरनेशनल ऑयल, वो $95 पर बैरल तक जा रहा है। तो वो वहां जो होगा तो उसके डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी आपको पता है स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान, चाइना, रूस एक साथ हैं, एक ब्लॉक में हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे रूस के खिलाफ जाएं, लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जाएंगे, वहां न्यूट्रल रहेंगे। ये पॉलिसी हमारी, इससे हमें क्या कामयाबी हासिल होती है? जब तक हम किसी के साथ क्लियर कट नहीं होते तो हमें उसका बेनिफिट, हम रशिया से बेनिफिट भी ले रहे हैं, हम लेना भी चाहते हैं, चाइना के साथ रहना भी चाहते हैं, चाइना के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका को भी अटका के रखना चाहते हैं। क्लियरिटी क्यों नहीं? जी, आपने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बोल्ड स्टेटमेंट सुन ली होगी, 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तारीख है कि
उसने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है, पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, धोखा दिया अपने एडवांटेज के लिए, और जब उनका काम हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान से को अबैंडन कर दिया, नजरें फेर दी। जिस तरह ये कई सालों से हम देख रहे हैं, अफगान जंग जहाद के बाद, वॉर ऑन टेरर के बाद, और जिस तरह अब वो उनका इनखला हुआ है, और जिस तरह हमने उनकी मदद की है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक मैसेज है टू द अमेरिकन कि जनाब ठीक है, हम ओपनली आपको आपके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन आप भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जो है उसके खिलाफ अब मत जाए। पाकिस्तान के सलामती और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप भी रिस्पेक्ट करें, और ये डू मोर वाली जो बातचीत जो अपने आपका मंत्र चलता था वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने मैसेज ये दी है, कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को देने की कि आप अपने बिहेवियर की वजह से यू बीन एन अनरिलायबल, अनस्टेबल, अनग्रेटफुल एलाय रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। हमने तो आपकी मदद की थी अभी भी दोहा एग्रीमेंट में अफगान तालिबान को इन्फ्लुएंस करके, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर पाकिस्तान को कहा कि हमें बेसिस दो, फलां दो, तो प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा नो मोर डू मोर, और उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट। तो लिहाजा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल हमारे उतनी कोई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ है। खान साहब, हम अफगानिस्तान की अगर पिक्चर देखें, जो बाइडेन साहब ने फैसला किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया, $7 अरब जो अफगान हुकूमत के थे उस पर उन्होंने फैसला कर दिया है कि हम अफगान हुकूमत को नहीं देंगे, हम 50% अफगानिस्तान की आवाम पे खर्च करेंगे, 50% 9/11 के मुतासरीन पे खर्च करेंगे। ये कैसा फैसला है, ये क्या फैसला है? ये हठधर्मी वाला फैसला है, हठधर्मी वाला फैसला इंटरनेशनल कानूनी तकाजों के भी खिलाफ है। तो मेरा, अगर आप UN चार्टर का मुशाहिदा करें तो उसमें इनका ये अपने एसेट्स हैं इन कंट्रीज के। पहली तो बात ये है कि एक जवाज बनाकर इसको फ्रीज किया गया, और जब उसको अनफ्रीज कर रहे हैं तो बड़ा एहसान करके कर रहे हैं, और अगर एहसान करके कर रहे हैं तो एक सॉवरेन कंट्री को कैसे कह सकते हैं कि हम आपकी हुकूमत के जरिए नहीं देंगे, हम लोगों को डायरेक्ट देंगे। इसका मतलब यह है कि अपने ब्लैक वाटर्स के जरिए, और जो पुराने एजेंट्स हैं, और जो उनके अपने कॉन्फिडेंस के लोग हैं, जो उनकी अपनी NGOs हैं, उनके जरिए वो पैसे खर्च करेंगे, जैसा कि होता है। मैंने दूसरे ममालिक में भी ऐसा देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला, इसमें रिफ्ट बढ़ सकती है, क्योंकि तालिबान के कोई फेवर में ये बात नहीं जाएगी। ठीक है कि कुछ इमदाद मिल सकेगी, लेकिन उस पर एज अ गवर्नमेंट उनको एतराज हो सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तर्जुमान जो हैं तालिबान के, कतर से उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा ये अमेरिका की चोरी है, और इखलाकी तौर पे इन्हतात का मुजाहरा है अमेरिका की जानिब से कि अफगानिस्तान के रुपयों पर, उनके डॉलर्स के ऊपर, $7 अरब के ऊपर उन्होंने चोरी की है। आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान को, इस फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? पहली बात तो ये कि ये एक, जितना भी हम कंडेम करें कम है कि एक सुपर पावर, एक अमीर मुल्क वो एक गरीब मुल्क के ऊपर जो है उनके पैसे पे डाका डाले। मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और अफगान, ये सारा पैसा जो है $9 बिलियन पर, ये तो अफगान अवाम का पैसा है। अब इसका इम्पैक्ट ये है पाकिस्तान पे कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो और बढ़ जाती है। अच्छा, इस्लामी मुमालिक ने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई ऐसी खातिर खा कोई बड़ी खबर नहीं आई है कि कोई बड़ा पैमाने पे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने या OIC कंट्रीज ने, जो यहाँ पे इजलास भी हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का, कि उन्होंने कोई बड़े पैमाने पे कोई कैश इंजेक्शन की है अफगान तालिबान की कैश स्ट्रैप गवर्नमेंट को, या उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कोई और ये तमाम चीजें, वो तो सारा लोड तो इस वक्त पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, आज ये खबर आई है जो कि हम शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान ने वन टाइम इजाजत दे दी है इंडिया को कि आप 50,000 टन जो गंदम आपने अफगानिस्तान भेजनी है, हम वागा के थ्रू आपको अलाउ करेंगे, लेकिन वागा ऑनवर्ड अफगानिस्तान के ट्रक होंगे, अफगानिस्तान के ड्राइवर होंगे, और वो वागा से आपकी 50,000 टन गंदम जो है वो तोरखम तक लेके जाएंगे, फिर आगे अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह वो तमाम इदारे हैंडल करेंगे। कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान तो आप देखें हर तरीके से कोशिश कर रहा है। हमने उनके अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वाया पाकिस्तान या तोरखम के थ्रू या चमन के थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो भी फैसिलिटेट किया हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ, चीन ने इनिशियली $30 मिलियन की एक इंजेक्शन की थी, मदद की थी अफगानिस्तान को, उसके बाद चीन जो है वो भी उससे कोई बात आगे नहीं बन रही है, रूस की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं आ रही है। तो मेरा ख्याल है यही चीज़ें देख के कि
कि अभी तक इन ममालिक ने जो अफगानिस्तान के हमदर्द हैं, जेन्युइन हमदर्द हैं, हमने उनको अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया। 6-8 महीने गुजर गए तो अमेरिका को जो है फिर ये शय मिलती है, वो कहते हैं ठीक है अफगानिस्तान एनवायरमेंट ऐसा बना है जिसकी वजह से फैसला हुआ है। अच्छा जमील अहमद खान साहब, क्या ऑप्शन है इस फैसले के खिलाफ? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का, ये हतमी है या कोई और ऑप्शन है कि अफगान हुकूमत खड़ी हो जाए और ममालिक खड़े हो जाएं उनके ये पैसे उनको दिलवाने के लिए? कोई ऑप्शन है या बस दी एंड हो गया इस चैप्टर का? इस सैंक्शन को लगाया गया था और पैसों को रोक लिया गया था या जब्त कर लिया गया था वक्ती तौर पर। वो है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अपना एक्ट, उस एक्ट के तहत उन्होंने सिंगल कंट्री सैंक्शन लगा के तो ये पैसे रोक लिए थे। अब उन्होंने उसमें से रिलैक्सेशन दी है, सैंक्शन खत्म नहीं किया है। अगर सैंक्शन वो खत्म कर दें तो बहुत सारे मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। यानी अगर वो सैंक्शन खत्म कर दें कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो NGOs हैं या हुकूमतें हैं आसानी से पैसे भेज सकते हैं। अब ना कोई NGO पैसे ट्रांसफर कर सकता है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल नेटवर्क अमेरिका का है, जब तक अमेरिका सैंक्शन खत्म नहीं करेगा वो फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए पैसे बैंकों को ट्रांसफर नहीं हो सकते, बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 अरब डॉलर के रिलीज होने के बावजूद, जो कि डायरेक्ट हुकूमत को नहीं दिए जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम का फाल नहीं होगा। और वो इस हद तक होगा जितनी रिलैक्सेशन उन्होंने दी, यानी कि $30 मिलियन जो पहले दिए थे, 300 मिलियन डॉलर उसकी रिलैक्सेशन दी थी और उससे पहले 200 मिलियन की। तो आहिस्ता ये टुकड़ों में रिलैक्सेशन देके और उतनी इमदाद पहुंचने दे रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं और मैंने बहुत दफा डिस्क्राइब किया है कि कंट्रोल्ड डिस्टेबलाइजेशन अमेरिका करना चाहता है, ताकि CPEC और ये जो कनेक्टिविटी वाला मामला है, चाइना की कंटेनमेंट वाला मामला है, उसे कंट्रोल वे में अफगानिस्तान के जरिए उससे फायदा उठाया जाए, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 नुक्ता है अमेरिका का आजकल, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो अगर उस बड़े पैमाने पे आप देखें उस मंसूबे का हिस्सा है ये। जी हाँ, उस मंसूबे का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जो सूरत हाल अफगानिस्तान में हो रही है, लगता नहीं है कि अमन वहाँ जल्दी आएगा और उसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे, और जिस तरह बता रहे थे कि CPEC पर भी आएंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।